गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एकल झिरी से फ्रॉनों पर विवर्तन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में पूछा जाता है बार बार। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा एकल झिरी से फ्रॉनों पर विवर्तन। तो एकल झिरी एकल झिरी के कारण फ्रॉनों पर विवर्तन। एकल झिरी के कारण फ्रॉनों पर विवर्तन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकल झिरी के कारण फ्रॉनों पर विवर्तन। तो देखते हैं इस टॉपिक में हम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम अगर हमें पता है तो हम सब केवल उसकी रचना वगैरह लिखेंगे, जिसमें मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें इसमें हम क्या करते हैं, एकल झिरी में फ्रॉनों पर विवर्तन के लिए हम सबसे पहले एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेते हैं। ये एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ले लिया हमने यहाँ पर। ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है हमारे पास एस। ये एस जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ये उत्तल लेंस जो है उसके फोकस पर रखा हुआ है। ये उत्तल लेंस ले लिया हमने यहाँ पर एक, ये उत्तल लेंस L1, इस उत्तल लेंस के फोकस पर रखा हुआ है ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। तो ये है हमारे पास उत्तल लेंस L1, उत्तल लेंस L1। अब जैसे ही प्रकाश यहाँ गोलीय तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है, तो ये जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से चलेगा, ये गोलीय तरंगाग्र के रूप में ये प्रकाश क्या करता है, आगे बढ़ता है और इसके ऊपर आपतित होता है। तो ये प्रकाश जैसे चल रहा है, तो ये प्रकाश इसके ऊपर आपतित हुआ, किस पर, इस उत्तल लेंस L1 पर। जो एक वर्णीय प्रकाश से जो प्रकाश चल रहा है वो क्या करता है, इस उत्तल लेंस L1 पर आपतित होता है। और ये जो प्रकाश स्रोत है, इस उत्तल लेंस जो है, इस उत्तल लेंस L1 के फोकस पर रखा हुआ है। तो जैसे ही यहां से चलने वाली किरणें आएगी, वो उत्तल लेंस में गिरने के बाद समांतर समान किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये उत्तल लेंस इन किरणों को समांतर कर देता है, ये समांतर कर दिया। तो ये समतल तरंगाग्र हो गया यहाँ पर। तो ये जो तरंगाग्र हुआ, पहले गोलीय तरंगाग्र चल रहा था, ये अब समतल तरंगाग्र WW' के रूप में ये आगे बढ़ रही है। इस रूप में आगे बढ़ रही है, समतल तरंगाग्र। ये समतल तरंगाग्र के रूप में ये किरणें जो थी, ये गोलीय तरंगाग्र जो थे, ये समतल तरंगाग्र WW' के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया समतल तरंगाग्र WW' के यहाँ पर समतल तरंगाग्र। और सामने तो ये हमने एक उत्तल लेंस लिया है L1, इसके फोकस पर ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, इस उत्तल लेंस के फोकस पर। तो यहां से जो गोलीय तरंगाग्र चल रहे हैं, ये लेंस L1 पर गिरने के बाद समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ते हैं। और इसके आगे ही एक द्वारक लगा हुआ है, यहाँ पर एक द्वारक है। यहाँ पर एक द्वारक है, ये द्वारक AB। द्वारक का मतलब दरवाजा, जहां से होकर किरणें निकलती है। तो ये द्वारक है और ये यहां से किरणें इस रूप में आगे बढ़ती जा रही है। ये किरणें यहां से, पहले हम मान रहे हैं कि ये किरणें जैसे ही सीधी जा रही है,
सीधी चली जाएंगी और ये किरणें जैसे यहाँ पर जाती हैं तो यहाँ पर एक दूसरा उत्तल लेंस L2 रखा हुआ है। अगर सीधी जाती है तो यहाँ पर दूसरा उत्तल लेंस रखा हुआ है। देखो सबसे पहले हम दोबारा देख लेते हैं इसको। ये एक उत्तल लेंस L1 है जिसके फोकस पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। इस प्रकाश स्रोत से चलने वाले गोले तरंगाग्र उत्तल लेंस L1 पर आपतित होते हैं और इस पर आपतन के पश्चात ये समतल तरंगाग्र WW' के रूप में आगे बढ़ते हैं। इसको हम लिख सकते हैं समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, ये समतल तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ते हैं। ए भी यहाँ पर हमारे पास द्वारक है। क्या ये द्वारक, ये द्वारक हो गया। तो देख से ही यहां से चला तो यहां पर उत्तल लेंस रखा हुआ है, दूसरा उत्तल लेंस L2 जिसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस L2। ये उत्तल लेंस L2 रखा हुआ है, ये L2 उत्तल लेंस है। दूसरा उत्तल लेंस L2। अब ये उत्तल लेंस L2 पर ये प्रकाश किरणें जो समांतर आती है वो क्या होती है, वो समांतर किरणों को फोकसित कर देगा। फैलती हुई जो किरणें आती है उनको फोकस करता है। यहाँ पर लगा हुआ है पर्दा। क्या लगा हुआ है यहाँ पर, पर्दा, जिसके ऊपर जाकर ये गिरेंगी। ये यहाँ पर लगा हुआ है पर्दा, एक पर्दा है ये। तो जैसे ही किरणें आएगी तो ये क्या होगा, यहाँ से जाकर इस पर ये किरण जो चल रही है, प्रकाश किरण यहाँ से हम बना है तो एक किरण तो इसके सेंटर पॉइंट से जाएगी जो बिना विचलित हुए सीधी चलती रहती है। ये जा रही है और ये इसको फोकसित कर देगा। ये P1 पर जाकर ये P पर, P1 भी क्या, P बिंदु पर जाकर ये मिल जाती है। ये पूरी की जो किरणें चल रही है, प्रकाश किरणें। अब देखें, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र चले, लेंस L1 तक आपतित हुए। लेंस L1 को समतल तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ाता है। सामने एक द्वारक लगा हुआ है, इस द्वारक से होकर ये गुजरते हैं और दूसरा जो लेंस L2 है उस पर आपतित होने के बाद ये बिंदु P पर जाकर मिल जाते हैं। यहाँ पर इनमें कोई पथांतर नहीं है, पथ में अंतर नहीं है। तो जब इनमें पथांतर नहीं है, ये समान समय में, ये भी जितने समय पहुंचेगी वो भी इतने समय में यहाँ पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, पथांतर नहीं है, इनमें क्या होगा, कलांतर। क्या आ जाएगा, इसका पथ में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये होगी दीप्त फ्रिंज यहाँ पर उत्पन्न होगी और दीप्त फ्रिंज होगी तो वो क्या होती है, दीप्त फ्रिंज चमकीली होती है। तो देखें अब ये हो गया। अब यहां से मानते हैं कि यहां से इनका विवर्तन हुआ, यहां से विवर्तन होती है तो इस लाइन को हम डॉट डॉट आगे लेते हैं। ये दूसरी किरण सपोज यहां से थोड़ा सा इसका विवर्तन हो गया, यहां पर चल जाती, जितना विवर्तन हुआ यहां से भी विवर्तित हो जाती है और ये फिर कहां पर जाएगी, ये भी इसको फोकसित करने का काम करेगा। ये यहां से भी, ये मिड सेंटर है, यहां से ये और ये बिंदु P1 पर जाकर आरोपित होती है। तो P1 जो है इसमें पथ में अंतर होता है। क्या होता है इसमें, पथ में अंतर। तो देखिए ये यहां से चली, ये कोण थीटा, यहां चली तो ये जो डिस्टेंस है इसकी डॉट डॉट अगर हम डिस्टेंस बनाए तो ये द्वारक जो है इसका जो गैप है वो कितना है, ए। ये ए बी जो है वो ए के बराबर है। और ये यहाँ पर जब ये पथ में अंतर आएगा, क्योंकि जब पहले जा रही थी, जब यहाँ से इसका विवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ से जो सीधी किरणें, बहुत सारी किरणें बीच में से जाने वाली तो सीधी जाएगी, जो किनारों से मुड़ेगी उसी का क्या होगा, विवर्तन होगा।
तो जो बिना किनारे गई है वो तो सीधी जाकर यहाँ पर जाती है और यहाँ से फोकसित होकर बिंदु पी पर फोकसित हो जाती है, और जो किरण किनारों से टकराकर विवर्तित हो जाती है वो लेंस L2 पर गिरती है और P1 पर जाकर अध्यारोपित होती है। तो ये थीटा, तो इसका पथांतर निकालने के लिए, पथ में अंतर निकालने के लिए यहाँ से हम लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं इसके ऊपर? लंब। ये लंब डाला हमने, तो ये कोण हो गया थीटा। तो ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या रहेगा? थीटा। और ये वाला कोण भी क्या रहेगा? थीटा। ये थीटा 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 सब में क्या रहेगा? थीटा 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 आएगा सभी ये कोण। तो ये उच्चिष्ट है, तो ये निम्निष्ट होगा एक, और ये यहाँ से हम इस प्रकार से सर्किल बनाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ एकांतर क्रम में आगे बढ़ती है, तो ये देखें हम, तो यहाँ पर जो बनेगी इसी प्रकार से आएगी। तो फिर अगली तीव्रता क्या होगी? लगातार इनकी कम होती हुई जाएगी। ये क्रम इसका जारी रहेगा। फिर अगले वाले की तीव्रता और कम हो जाएगी। इस प्रकार चलेंगी ये। तो तीव्रता इसकी पहली जो ये होगी, इसकी तीव्रता क्या होगी? अधिकतम होगी। उसके बाद फिर न्यूनतम मतलब क्या होगी? इसकी तीव्रता अधिकतम, फिर उसके बाद वाली की तीव्रता कम। तो दीप्त जो उच्चिष्ट होगा ये कहलाता है, जहां दीप्त ये कहलाता है केंद्रीय उच्चिष्ट, और ये कहलाता है जहां पर तीव्रता कम है, जहां पर यह आएगी तो ये तो केंद्रीय उच्चिष्ट कहलाएगा बिंदु पी पर, और ये कहलाएगा निम्निष्ट। जहां पर यहाँ पर तो क्या आएगा? उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है, तो मतलब तीव्रता क्या हो रही है? क्या है? तीव्रता मिल रही है, और उसके बाद फिर कम हो गई। अगले पहले केंद्रीय उच्चिष्ट पर तो अधिकतम तीव्रता, फिर अगले जो केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा, जो उच्चिष्ट मिलेगा उसमें तीव्रता, इसकी तीव्रता की अपेक्षा कम हो जाएगी, फिर अगली कम हो जाएगी। तो ये हम सब डेरिवेशन में पढ़ेंगे। तो ये हमारा डेरिवेशन, ये डायग्राम है जिसे हमें बनाना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी रचना लिख लें, जो डायग्राम बनाया है उसकी रचना। तो देखें, रचना में लिखते हैं हम सबसे पहले कि उपरोक्त चित्र में एकल स्लिट या एकल झिरी, उपरोक्त चित्र में एकल झिरी द्वारा फ्लोरों पर विवर्तन को समझाया गया है। उपरोक्त चित्र में एकल झिरी द्वारा फ्लोरों पर विवर्तन को प्रदर्शित किया गया है। क्या किया गया? फ्लोरों पर विवर्तन को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर चाहे तो हमने जैसे लंब डाला था इस पर, तो यहाँ पर तो हम डाल सकते हैं, इस पे एन लिख दो यहाँ पर, क्योंकि ये ए एन लंब हो जाएगा। ये बी एन यहाँ से हम निकालेंगे, डेरिवेशन में लिख लेंगे। और यहाँ पर चाहो तो ओ नाम दे सकते हैं, इस पर क्या लिख सकते हैं? ओ, ये जो बिंदु आ रहा है इस पर क्या लिख सकते हैं? ओ। तो ये हो गया। उपरोक्त चित्र में एकल झिरी द्वारा फ्लोरों पर विवर्तन को प्रदर्शित किया गया है। तो विवर्तन को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, इसमें एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है,
जो उत्तल लेंस L1 के फोकस पर, जो क्यों रचना लिख रहे हैं इस डायग्राम की हम, जो उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस L1 की फोकस पर स्थित है, जो मैंने समझाया वही लिख रहे हैं हम यहाँ पर जो डायग्राम में है कि उपरोक्त चित्र में एकल झिरी द्वारा अवलोकनों पर विवर्तन को प्रदर्शित किया गया है और यहाँ पर इसमें एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जो इस उत्तल लेंस L1 के फोकस पर स्थित है। समतल तरंगाग्र जो है, समतल तरंगाग्र डब्ल्यू डैश जो होता है, ये समतल तरंगाग्र, तो ये डब्ल्यू डैश किस पर, कहां पर आपतित हो रहा है समतल तरंगाग्र, क्या लिखेंगे, समतल तरंगाग्र समतल तरंगाग्र डब्ल्यू डैश, ये डब्ल्यू डैश क्योंकि यहां से गोलीय तरंगाग्र के रूप में आया और यहाँ पर किसमें समतल तरंगाग्र रूप में आगे बढ़ रहा है, तो ये तो क्या है, गोलीय तरंगाग्र है। कौन से तरंगाग्र लिख सकते हैं हम, गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, ये तो गोलीय तरंगाग्र है और ये जैसे ही लेंस L1 पर गिरेगा तो समतल तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ेगा। तो समतल तरंगाग्र डब्ल्यू डैश क्या होगा, किस पर, डब्ल्यू डैश द्वारक पर, डब्ल्यू डैश द्वारक बोल दो या स्लिट बोल दो, एकल स्लिट AB पर, एकल स्लिट पर क्या होता है, आपतित होता है, तो समतल तरंगाग्र डब्ल्यू डैश, समतल तरंगाग्र डब्ल्यू डैश द्वारक पर समतल किरणों के रूप में आपतित होता है। समतल तरंगाग्र डब्ल्यू डैश द्वारक AB पर समतल तरंगों के रूप में आपतित होता है। तो ये जैसे आगे बढ़ा, ये द्वारक AB पर समतल तरंगाग्र रूप में क्या हो रहा है, आपतित होता है। अब क्या हो जाएगा, जो AB है, स्लिट की चौड़ाई, मतलब द्वारक बोल दो या स्लिट बोल दो, इसको एकल स्लिट या द्वारक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, स्मॉल a, द्वारक क्वेश्चन कर दो एकल स्लिट, झिरी मतलब द्वारक क्वेश्चन कर दो, झिरी की चौड़ाई स्मॉल a है, जो ये झिरी है इसकी चौड़ाई क्या है, स्मॉल a है, और जो स्लिट की चौड़ाई है उसको हम, मतलब स्लिट की चौड़ाई स्मॉल a को यूं भी लिख सकते हैं, स्मॉल झिरी जो है चौड़ाई AB बराबर, AB है ये, तो AB बराबर क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल a है, इसमें पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि AB ये चौड़ाई, जिसको क्या मान लिया हमने, स्मॉल a, तो द्वारक की चौड़ाई मतलब AB बराबर स्मॉल a है, और जो झिरी है हमारे पास, इस झिरी की चौड़ाई तरंग दैर्ध्य की कोटि की होती है, या द्वारक की चौड़ाई तरंग दैर्ध्य, क्योंकि विवर्तन के लिए तरंग उसी कोटि का होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य, द्वारक की चौड़ाई तरंग दैर्ध्य की कोटि की होती है, मतलब जब तक इनकी कोटि बराबर नहीं होगी विवर्तन की घटना अपेक्षित नहीं की जा सकती। तो ये होगी द्वारक की चौड़ाई तरंग दैर्ध्य की कोटि की होती है। अब यह प्रकाश, अब जो ये प्रकाश चल रहा है ये लेंस L2 पर क्या होता है, लेंस L2 पर आपतित होता है, और पर्दा जो ले रखा है, पर्दे का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने पर्दा का नाम डाल दिया M1 और M2, ये पर्दे का नाम डाल दिया, तो क्या हो गया, तो अब आगे हम लिख सकते हैं, अब ये प्रकाश, अब यह प्रकाश
उत्तर लेंस L2। अब यह प्रकाश उत्तर लेंस जो आगे बढ़ रहा है तो किस में जा रहा है, उत्तर लेंस L2 पर आपतित होता है, L2 पर आपतित, उत्तर लेंस L2 पर आपतित होता है, उत्तर लेंस L2 पर आपतित होता है, पर्दे M1 M2 पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। अब M1 M2 पर क्या करेगा, ये विवर्तन प्रतिरूप, तो पर्दा है हमारे पास M1 M2, उस पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो आगे हम लिख सकते हैं पर्दे M1 M2 पर विवर्तन, पर्दे M1 व M2 पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, पर्दे M1 व M2 पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। विवर्तन प्रतिरूप के जो विवर्तन प्रतिरूप है उसके केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में, विवर्तन प्रतिरूप में आगे लिख सकते हैं विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट, जो ये चमकीला प्राप्त होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय जो उच्चिष्ट है ये इसके दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में, मतलब एक छोड़कर एक, ये आएगा तो एक छूटेगा फिर दूसरा, तो उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में, उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में चमकीले, एकांतर क्रम में चमकीले व काले, एकांतर क्रम में चमकीले व काले बैंड, एकांतर क्रम में चमकीले व काले बैंड बनते हैं, एकांतर क्रम में चमकीले व काले बैंड बनते हैं जिनकी तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट की तुलना में घटती जाती है, बनते हैं जिनकी तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट, जिसकी तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट की तुलना में, केंद्रीय उच्चिष्ट की तुलना में घटती जाती है, घटती जाती है। ये तो हो गई हमारे पास इसकी रचना कि क्या क्या है। तो रचना में कुछ भी नहीं है, ये S1 वर्णीय प्रकाश स्रोत है जो उत्तर लेंस L1 के फोकस पर रखा हुआ है। यहाँ से गोले तरंगाग्र चलते हैं, लेंस L1 पर आपतित होकर यहाँ से समतल तरंगाग्र WW' के रूप में आगे बढ़ते हैं, और सामने है द्वारक जिसे हम झिरी बोलते हैं। ये इस झिरी से क्या होगा, ये इस झिरी जो है इस झिरी पर आपतित होते हैं, और इस झिरी की चौड़ाई हमने मान ली कि AB बराबर कितनी है, स्मॉल a, झिरी की जो चौड़ाई है वो स्मॉल a ले ली। द्वारक की जो द्वारक जिसको बोलते हैं झिरी या द्वारक, इसकी चौड़ाई तरंगदैर्घ्य की कोटि की होती है। कारण है कि इसकी चौड़ाई तरंगदैर्घ्य की कोटि की होना चाहिए कि विवर्तन की घटना के लिए दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, इस वजह से ये समान हो गई। अब ये प्रकाश आगे बढ़ता है, उत्तर लेंस L2 पर आपतित होता है और पर्दे M1 M2 पर विवर्तन प्रतिरूप की घटना को प्रदर्शित करता है। तो ये पहली जो तरंगें चली जो इसको बॉक्सित करके बिंदु P पर डाल, तो यहाँ तो केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण होगा। केंद्रीय उच्चिष्ट जो है वो चमकीला होता है, इस केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में चमकीले व काले बैंड प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर P1 लिया तो यहाँ पर ये विवर्तन हो गया, P1 लिया तो ये काला आ जाएगा, फिर आगे वापस उच्चिष्ट आ जाएगा, फिर निम्निष्ट आ जाएगा, तो ये उच्चिष्ट फिर निम्निष्ट इस प्रकार से चलता रहता है। ये तुलना में घटती जाती है। तो सबसे ज्यादा जो तीव्रता होती है केंद्रीय उच्चिष्ट की होती है, उसके बाद जो
डेल्ट प्रादुर्गिक तीव्रता इसकी अपेक्षा क्या होगी, घटती जाएगी। तो ये बड़ा बनाया था, फिर हमने छोटा बनाया, फिर से छोटा, तो ये सबसे ज्यादा, फिर उसके कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर आगे जाएगी तो कम होती जाएगी। तो ये तुम्हारे पास केंद्रीय उच्चिष्ट है, क्या ये केंद्रीय उच्चिष्ट, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो केंद्रीय उच्चिष्ट। अब ये तो हो गई हमारे पास रचना। अब इसका सिद्धांत या कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली, इसमें सूत्र का डेरिवेशन वगैरह सब इसी में आएगा। तो कार्य प्रणाली में हम आगे लिखेंगे, ये तो रचना लिख दी क्या क्या इसके अंदर है। तो कार्य प्रणाली में आएगा, जब तरंगाग्र W जब समतल तरंगाग्र W एकांतर समांतर किरण पुंज एकल स्लिट पर आपतित होता है, क्या लिख सकते हो, जब समतल तरंगाग्र W जब समतल तरंगाग्र W क्या होता है, एकल स्लिट या एकल झिरी पर आपतित होता है। जब समतल तरंगाग्र एकल झिरी, क्वेश्चन कर सकते द्वारा, पर आपतित होता है, आपतित होता है, मतलब इसके ऊपर गिर रहा है, आपतित होता है, कार्य प्रणाली चल रही है, आपतित होता है तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार, पहली तरंगिकाएं तो एक बाद वाली दूसरी हो गई, तो हाइगेंस होता है तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं, तो ये जब समतल तरंगाग्र W एकल झिरी पर आपतित होता है तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार, द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार, द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा भाई, सिद्धांत के अनुसार किरण पुंज का प्रत्येक भाग, किरण पुंज का प्रत्येक भाग द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करता है। सिद्धांत के अनुसार किरण पुंज का, किरण पुंज का प्रत्येक भाग द्वितीयक स्रोत की तरह, द्वितीयक स्रोत की भांति, द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करता है। तो जो है इसका द्वितीयक सिद्धांत है, तरंगिकाओं का सिद्धांत, उसके अनुसार जो किरण पुंज है उसका प्रत्येक भाग द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करने लगता है, कार्य करता है, और ये आगे बढ़कर लेंस L2 द्वारा पर्दे के बिंदु P पर फोकसित होती है। द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करता है और यह आगे बढ़कर आगे, मैं यहां से आगे चलेगी, आगे बढ़कर और ये आगे बढ़कर क्या करेगी भाई, आगे बढ़कर लेंस L2 द्वारा, जो लेंस L2 है उसके द्वारा पर्दे के बिंदु P पर, आगे बढ़कर लेंस L2 द्वारा पर्दे के बिंदु P पर फोकसित, पर्दे के बिंदु P पर फोकसित होती है। मतलब कहां जाकर फोकसित हो जाएगी, पर्दे के बिंदु P पर जाकर फोकसित है। प्रारंभ में अभी केवल जो बीच की किरणें जा रही है उन किरणों की बात करें, बाकी तो दूसरी जाएगी उनकी बात करेंगे। बिंदु P पर फोकसित
होती है। अब जब फोकसित हो जाएगी तो क्या होगा, वहां पर बिंदु P पर फोकसित होती है। इस बिंदु P की A व B से दूरी समान होती है, मतलब इस बिंदु P की कहां से, ये यहां से और यहां से दूरियां क्या रहेगी, समान रहेगी। ए से चलने वाली या बी से चलने वाली दूरियां क्या रहेगी, समान। और दूरियां समान है तो क्या होगा भाई, समान दूरी होने के कारण बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाएं समान कला में मिलती है। तो आगे लिख सकते हैं, बिंदु P पर पहुंचने बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाएं बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाएं समान कला में मिलती है, समान कला में मिलती है, क्योंकि इनमें कोई भी पथांतर नहीं होगा। जितनी दूरी यहां से यहां तक है उतनी दूरी है, कोई पथ में अंतर नहीं है, इनमें समान कला में फोकसित होती है। और बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाएं क्या होती है, समान कला में पहुंचने वाली तरंगिकाएं समान कला में मिलती है और फलस्वरूप बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता होगी। समान कला में मिलती है, फलस्वरूप बिंदु P पहुंचने वाली तरंगिकाएं समान कला में मिलती है, फलस्वरूप बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता होती है। फलस्वरूप बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता होगी। फलस्वरूप बिंदु P पर क्या होगी, अधिकतम तीव्रता होगी। और जब तीव्रता अधिक होगी तो क्या होगा, यह विवर्तन फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट होती है, होगी। यह फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट, यह विवर्तन फ्रिंज जो है, जो P पर मिल रही है। अतः बिंदु P पर प्राप्त विवर्तन फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट होगी। अतः बिंदु P पर प्राप्त विवर्तन फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट होती है या होगी। इसी प्रकार P1 की A B से दूरियां क्या है, भिन्न भिन्न। अतः इसी प्रकार बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों में क्या होता है, पथांतर होता है, इसलिए ये क्या होगी। अतः इसी प्रकार बिंदु P1 पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर होता है, और पथांतर होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या प्राप्त होगी भाई बताओ, तीव्रता कम हो जाएगी। तो आगे लिखते हैं, इसी प्रकार पर्दे के बिंदु P1 पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं में पथांतर होने के कारण, पथ में अंतर है दोनों तरंगिकाओं में, तो इसी प्रकार पर्दे के बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं में पथांतर होने के कारण, जब पथांतर होगा तो क्या होगा, पथांतर होने के कारण तीव्रता कम होती है। ये क्या होगा, यहाँ पर निम्निष्ट प्राप्त होगा या निम्निष्ट मिलेगा, और ये उच्चिष्ट होगा। अब बात करेंगे हम
इसके डेरिवेशन की। अब इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये तो हमने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम की रचना और उसकी थ्योरी लिखी अभी। अब इसका हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो डेरिवेशन से पहले एक बार और डायग्राम में समझा देता हूं। ये एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जो लेंस L1 है उसके फोकस पर रखा हुआ है। इससे गोले तरंगाग्र आगे बढ़ते हैं और लेंस L1 पर आपतित होते हैं। यहां से गुजरने के बाद ये उत्तर लेंस इनको समतल तरंगाग्र WW' के रूप में आगे बढ़ाता है और ये जो द्वारक है, द्वारक पर जाकर समतल तरंगाग्र इस द्वारक से होकर गुजरते हैं और इसके आगे लगा हुआ है लेंस L2। ये लेंस इनको वापस फोकसित करता है और पर्दे के बिंदु P पर फोकसित कर देता है। तो ये पर्दे के बिंदु P पर, क्योंकि इन दोनों तरंगों में पथांतर नहीं है तो पथ में अंतर नहीं होने के कारण ये केंद्रीय उच्चिष्ट, इसकी तीव्रता अधिक होगी तो केंद्रीय उच्चिष्ट कहलाएगा। अब जो ये तरंगे हैं इसके जो बाकी तरंगे जा रही है, कुछ तरंगे बिंदु P1 पर यहां से लेंस से जाएगी और इनको बिंदु P1 पर फोकसित करेगा। और इन तरंगों में जो ये तरंग जा रही है, जो ये तरंग जा रही है इसमें पथ में अंतर है और पथ में अंतर होने के कारण, जो पथ में अंतर होगा उस अंतर के कारण जो तरंगे हैं इनमें क्या होगा, ये इनकी तीव्रता कम हो जाएगी और तीव्रता कम होगी तो ये निम्निष्ठ की भांति कार्य करेंगे, मतलब निम्निष्ठ कहलाएगा P1। अब इसके लिए डेरिवेशन हम आगे सोल्व करेंगे। ये पथांतर मैंने निकाल रखा है इन तरंगों के लिए, डॉट डॉट वाले तरंगों के लिए, और ये इसकी चौड़ाई है। बाकी की विधि और डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।